नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में इकाई नंबर 8 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और टॉपिक का नाम है जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी लिंग, लैंगिकता और प्रजनन के बारे में। ये टॉपिक कोई बायोलॉजी का टॉपिक नहीं है, जैसे आप 10th क्लास में, 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ते थे। वो टॉपिक नहीं है ये अपने आप में। ये टॉपिक है समाज के संदर्भ में, कि समाज किस रूप से जेंडर को किस रूप में देखता है, समाज सेक्सुअलिटी को किस रूप में देखता है, और समाज प्रजनन को यानी रिप्रोडक्शन को किस रूप में देखता है। तो यहाँ साइंटिफिक भाषा या साइंटिफिक लैंग्वेज के रूप में नहीं समझना है, या बायोलॉजी के संदर्भ में नहीं समझना है, जीव विज्ञान के संदर्भ में इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। इसे आपको समाजशास्त्री दृष्टिकोण से, समाजशास्त्री परिपेक्ष के संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो टॉपिक का नाम है लिंग, लैंगिकता और प्रजनन के बारे में, यानी जेंडर, सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, यूनिट नंबर 8 हमारी चल रही है। याद रखिएगा, संडे तक हमारी यूनिट नंबर 8 पूरी कवर हो जाएगी। यूनिट नंबर 9 और 10 यानी 10 नवंबर तक हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। याद रखिएगा, उसके बाद रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी। 1 तारीख से यूजीसी नेट की हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 1 नवंबर से, जिसमें प्रतिदिन 100 क्वेश्चन, यानी माफ कीजिएगा, हर 3 दिन में 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा यूनिट वाइज। हर यूनिट के 500 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो हर यूनिट से संबंधित 500 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा। इस प्रकार 10 यूनिट से मिलाकर कुल मिलाकर 5000 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब जो लोग एमपी सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, 25 तारीख से एमपी सेट के फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। तो सेट और नेट का सिलेबस एक समान होता है। उसी प्रकार झारखंड में जेट का फॉर्म आ चुका है, याद रखिए, मालूम भरा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसका भी सिलेबस समान होता है, यानी जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही आपके स्टेट लेवल पर सेट का सिलेबस होता है। तो जो लोग एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड जेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका बैच भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी के सेट का हमारा सिलेबस याद रखिए 15 दिसंबर तक कवर हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? तो यूनिट नंबर 8 हमारी चल रही है, और यूनिट नंबर 8 से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक को बहुत से लोग केवल समान स्तर पर पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो खासकर प्रश्न बनते हैं आपके डेटाबेस। कभी कभी थिंकरों के विचार पूछ लिए जाते हैं, विचारकों के विचार क्वेश्चन बन जाता है, कभी स्टेटमेंट से प्रश्न बन जाते हैं, कभी गहराई से क्वेश्चन बन जाते हैं कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या होता है। कभी इस लेवल पे जाके भी प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये क्लास, अपनी टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में। बहुत से लोग सेक्स और जेंडर को एक समान समझते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि ये पुरुष है, ये महिला है, जैविक आधार पर जो हम अंतर करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेक्स। लेकिन जब सामाजिक आधार पर अंतर करते हैं, भूमिकाओं के आधार पर, ठीक है, अंतर करते हैं, तो इसे हम कहते हैं जेंडर। इसका मतलब जेंडर जैविक आधार पर महिला और पुरुष के बीच का अंतर नहीं है, बल्कि समाज द्वारा निर्मित भूमिकाओं के आधार पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर, सामाजिक मान्यताओं के आधार पर जो अंतर किया गया है, उसे जेंडर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब जेंडर क्या है, ये हाँ से हमें समझना जरूरी होगा। बहुत से लोग हमेशा सेक्स और जेंडर को एक समान समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी सेक्स की बात आएगी, इसका मतलब वो जैविक आधार पर अंतर की बात हो रही है। एक महिला और एक पुरुष का शरीर अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन जब जेंडर की बात आती है तो उसका मतलब समाज के द्वारा निर्धारित की गई भूमिकाएं, समाज के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अंतर करने की बात हो रही है। ठीक है, जब हम बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर का मतलब क्या होता है? तो जेंडर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के जेनस से बना है। किससे बना है? जीनस से बना है। इसका मतलब क्या होता है? प्रकार, वर्ग या समूह। यानी प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में कहीं ना कहीं जेंडर को, याद रखिए, जैविक आधार पर डिफरेंस किया जाता था, यानी एक पुरुष और एक महिला को जैविक आधारों पर अंतर किया जाता था। ठीक है, उसी को जेंडर के रूप में देखा जाता था कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल है कि फीमेल है। तो ये मेल है, फीमेल है, ये सेक्स होता है, यानी जैविक आधार पर अंतर था। इसी को जेंडर के फॉर्म में भी समझा जाता था। लेकिन चेंजेस कब आया? चेंजेस तब आया जब 20वीं सदी में हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर समाजशास्त्रियों ने महिलाओं की भूमिका को संदर्भ में समझने का प्रयास किया। क्योंकि अभी तक तो कहीं ना कहीं 20वीं सदी से पहले जेंडर और सेक्स को एक समान संदर्भ में समझा जा रहा था, जेनेसिस के फॉर्म में देखा जा रहा था। तो जेनेसिस के फॉर्म में क्या था कि भाई स्त्री और पुरुष की शरीर संरचना, प्रजनन अंगों के आधार पर उनकी भूमिकाएं तय की जा रही थी, और प्रजनन अंगों के आधार पर ही, ठीक है, आपको डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि 20वीं सदी से पहले लोगों में
सेक्स और जेंडर को लेकर कोई डिफरेंस नहीं था, वो सेक्स और जेंडर को एक समान समझते थे। यानी जैविक आधार पर जो अंतर किया गया है उसी को समाज ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, लेकिन अंतर कब आया? अंतर आया 1950-60 के दशक में, जब समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में जेंडर को नए संदर्भ में स्पष्ट किया गया कि भैया जिस आप पे आप जेंडर कह रहे हैं, जिस जैविक आधार पर आप अंतर कर रहे हैं महिला और पुरुष का, वो जेंडर नहीं है, वो सेक्स है, क्योंकि आप बायोलॉजिकल बेसिस पर डिफरेंस कर रहे थे। यही कारण है कि जेंडर की नई व्याख्या उभर कर सामने आती है 1950-1960 के दशक में। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान पहली बार मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है जॉन मनी। क्या नाम था? जॉन मनी। जॉन मनी ने सबसे पहली बार, ठीक है, सेक्स और जेंडर में डिफरेंस स्पष्ट किया। यानी सेक्स क्या है? जैविक आधार पर जो अंतर होता है, लैंगिक विभाजन किया जाता है जैविक आधार पर, उसे कहा गया सेक्स। और जो सामाजिक आधार पर अंतर किया जाता है, याद रखिएगा, महिला और पुरुष के बीच में, उसे कहा गया जेंडर। क्लियर हुआ? तो उस प्रारंभ में जो लैटिन भाषा का शब्द है जेनेसिस या जीनिस कहते हैं या जेनिस कहते हैं, उसमें तो एक ही समान अंतर था, यानी वर्गों के आधार पर अंतर किया गया था, ये महिला ये पुरुष। ठीक है, यानी उस समय सेक्स और जेंडर को एक समान समझा जा रहा था। लेकिन पहली बार मनोवैज्ञानिक जॉन मनी ने इसे स्पष्ट किया कि जब हम लिंगों का अंतर जैविक आधार पर लैंगिक विभाजन करते हैं तो उसे सेक्स कहते हैं, लेकिन जब सामाजिक आधार पर विभाजन करते हैं महिला और पुरुष का तो उसे जेंडर कहते हैं। क्लियर है? इससे स्पष्ट हो गया कि सेक्स का मतलब क्या है। सेक्स जन्म से निर्धारित होता है कि आपका जेंडर, आपका लिंग के आधार पर, आपका जैविक आधार पर आपका क्या डिफरेंस है। लेकिन जेंडर क्या हुआ? जेंडर समाज द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, जैसे आपने सुना होगा लड़कों को नीला रंग और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग यानी पिंक रंग पसंद होता है। तो ये रंगों का विभाजन का जैविक आधार पर था? नहीं, समाज ने डिसाइड किया। समाज ने डिसाइड किया कि लड़कों को कौन से खिलौने मिलेंगे, लड़कियों को कौन से खिलौने दिए जाएंगे। लड़कों के लिए छोटे लड़के बच्चे जो होते हैं उन्हें कोई किचन सेट नहीं देता, ठीक है, डॉल सेट नहीं देता, उन्हें देते हैं बंदूक, उन्हें देते हैं आपके गाड़ियां, कार। यानी खिलौनों के आधार पर भी हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और लड़कियों को बचपन से ही उनको भूमिकाओं में ढालने के लिए दिया जाता है डॉल सेट, दिया जाता है या फिर डॉक्टर किट दी जाती है उनको, किचन सेट। यानी खिलौनों के आधार पर भी हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। यही अंतर स्पष्ट किया है कि भैया ये जेंडर के बेसिस पे जो अंतर आप कर रहे हैं ये जैविक नहीं है, ये समाज द्वारा अंतर किया जा रहा है। तो सेक्स और जेंडर में बड़ा डिफरेंस है, इसी को यहीं से विचार उभर कर सामने आया। ठीक है, इस पे स्पष्ट हो गया कि जेंडर की बात आती है तो ये जन्मजात नहीं होता, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है? जेंडर। हमारे सिलेबस में सेक्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जेंडर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हमेशा सिलेबस का अंग्रेजी जो वर्जन होता है उसको पहले देखा कीजिए, नहीं तो आप हमेशा हिंदी वर्जन में ही पढ़ के चले जाएंगे। जेंडर का मतलब क्या हुआ? याद रखिएगा, जेंडर का मतलब जन्मजात नहीं है, बल्कि जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखा गया है कि लड़कियों के क्या व्यवहार होना चाहिए, कि तुम्हें तेज तेज नहीं हंसना चाहिए, लड़कों को बलशाली माना गया है, लड़कियों के घर के काम के लिए अनुकूल होती हैं, लड़के बाहर के काम के लिए अनुकूल होते हैं। ये समाज तय करता है, समाज ने सब कुछ भूमिकाएं तय की हैं। इसका मतलब जेंडर किसके द्वारा तय हुआ है? जैविक आधार पर नहीं, बल्कि समाज के द्वारा तय हुआ है और सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। ये हो गया किसका कॉन्सेप्ट? जेंडर की अवधारणा। ठीक है, इसका मतलब जेंडर क्या हुआ? जेंडर तय करता है कि पुरुष और स्त्रियां कैसे व्यवहार करेंगी, यानी समाज तय करता है या जेंडर के आधार पर कि आपसे क्या अपेक्षा की जानी चाहिए। क्लियर है? जैसे कि प्राचीन काल में देखें, परंपरागत समाजों में, जनजातीय समाजों में जो शिकार का काम होगा वो पुरुष करेंगे और महिलाएं बच्चों को भरण पोषण करेंगी, पालन पोषण करेंगी, बच्चों को पालेंगी। ये काम डिसाइड कर दिया गया। लेकिन ये काम जो डिसाइड किया गया, क्या वो जैविक आधार पर किया गया? अगर ये जैविक आधार पर होता तो हम कहते हैं सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। लेकिन नहीं, ये अंतर किया गया समाज में भूमिकाओं के आधार पर। यानी यहाँ बात आ रही है जेंडर की, यहाँ बात सेक्स की नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे लड़कों को ताकतवर, निर्णय लेने वाला माना गया, ठीक है, लड़कियों को संवेदनशील और देखभाल करने वाली भूमिका से नवाजा गया। यानी लड़कियों का ये काम होगा, लड़कों का ये काम हो गया, समाज ने तय कर दिया। इसी से अवधारणा पैदा होती है जेंडर की। ठीक है, इसलिए जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इसे स्वीकार नहीं किया जाता। आपने टॉपिक पढ़ा होगा सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण में हम देखते हैं दो आधार होते हैं, एक होता है जैविक आधार और एक होता है सामाजिक आधार। तो भाई एक महिला एक पुरुष का शरीर अलग अलग होता है, तो जैविक आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन जो है अपने आप में, उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं कि महिला अलग होती है, पुरुष अलग होता है। लेकिन जब ये कहा जाता है ये काम महिलाएं नहीं कर सकती, केवल पुरुष करेंगे, तब स्तरीकरण पैदा होता है, तब ऊंच नीच की भावना पैदा होती है, तब डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है।
इसी को हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो सामाजिक स्तरीकरण पढ़ने के दौरान हमेशा वर्गीकरण को भी पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि वर्गीकरण उन आधारों पर होता है जो डिटरमाइन है, जिस पर कोई विवाद नहीं होता। जैसे एक पुरुष का शरीर अलग है, महिला का शरीर अलग है, यानी जैविक आधार पर दोनों अलग हैं, इसको लेकर सभी लोग एक सहमत हैं। लेकिन ये काम पुरुष ही करेंगे, ये काम महिलाएं नहीं कर सकती। इस आधार पर जो अंतर होता है, ऊंच नीच की भावना पैदा होती है, इसको स्तरीकरण में पढ़ा जाता है। इसलिए कई सारे टॉपिक यहाँ पर समाहित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, जेंडर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। याद रखिए कि जेंडर जैविक आधार पर निर्मित नहीं होता, सामाजिक आधार पर निर्मित होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जेंडर की भूमिकाओं को तय किया जाता है। ये तो स्पष्ट हो गई जेंडर की अवधारणा। अब आते हैं सिमोन द बोअर क्या कहते हैं। फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं, याद रखिएगा। आपने नाम सुना होगा जियो पॉल सात्रा। ठीक है, जियो पॉल सात्रा की मित्र भी रही, महिला मित्र थी, याद रखिए। तो सिमोन द बोअर ने क्या कहा? सिमोन द बोअर, यानी इनकी बड़ी फेमस किताब है सेकंड सेक्स। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चंस में। तो सिमोन द बोअर कहती हैं, ठीक है, कि कोई स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। इसका मतलब जो जेंडर है वो डिस्क्रिमिनेशन जो किया गया है वो सोसाइटी ने किया है। कोई लड़की महिला पैदा नहीं होती, कोई स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां बनाई गई। यानी क्या भूमिका होगी, घर से कहां से बाहर निकलोगे, कैसा घूंघट में रहोगे, कि पर्दे में रहोगे, कि बुरखे में रहोगे, तुम्हारी मान्यताएं, सब कुछ समाज ने तय कर दिया। यानी महिला महिला नहीं थी, महिला समाज के द्वारा बनाई जाती है। ये जो स्टेटमेंट है कि कोई स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, ये किसका स्टेटमेंट है? सिमोन द बोअर का स्टेटमेंट है। एग्जाम में कई बार आ चुका है। किताब का नाम क्या है? सेकंड सेक्स। ठीक है, इसी प्रकार जूडिथ बटलर क्या कहते हैं? ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है इनका। जूडिथ बटलर ने कहा कि जेंडर इज परफॉर्मेटिव, यानी ये शब्द को याद कर लीजिए, मानी लिंग कोई स्थायी पहचान नहीं होती है, बल्कि ये भाषिक और सांस्कृतिक प्रदर्शन है। यानी समाज ने आपको, ठीक है, शब्दावली के आधार पर, अर्थ के आधार पर, भूमिकाओं के आधार पर कुछ परफॉर्मेंस करने के लिए दे दी कि ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए। यानी घर में खाना बनाने का काम किसका होगा, साफ सफाई का काम किसका होगा, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण का काम किसका होगा, ये महिलाओं का काम होगा। और महिलाओं को यही परफॉर्मेंस करनी है बार बार, ये आदत बन जाए उनकी, और यही उनकी समाजीकरण है, यही उनकी भूमिका है। ठीक है, यानी जेंडर इज परफॉर्मेटिव, जेंडर को स्थायी पहचान नहीं थी, बल्कि आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर, अर्थ के आधार पर एक निर्मित कर दिया गया। तो भाषा और सांस्कृतिक प्रदर्शन का आधार बना दिया गया जेंडर को, कि पुरुष ये काम करते हैं, महिलाएं ये काम करती हैं। और धीरे धीरे इसको कहीं ना कहीं जेनेटिक स्तर पर एक शामिल कर दिया गया। यह लड़की को बचपन सिखाया गया कि तुम्हें बड़े होकर घर संभालना है, तुम्हें बड़े होकर, ठीक है, दूसरे के घर में जाके रोटी बेलनी है, ठीक है, बर्तन मांजने होंगे, घर की साफ सफाई करनी होगी। यानी बचपन में धीरे 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 आपको उस परफॉर्मेंस के लिए तैयार कर दिया गया। ठीक है, ये अंतर जेनेटिक लेवल पर नहीं था, ये कोई जैविक आधार पर अंतर नहीं था, समाज ने आपको परफॉर्मेंस के बेसिस पर यह अंतर स्पष्ट कर दिया। इसलिए जूडिथ बटलर कहते हैं कि वो स्त्री और पुरुष का जो बाइनरी ढांचा है कि ये स्त्री है महिला है, इसको स्वीकार नहीं करते। जूडिथ बटलर पहले ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बाइनरी जो सिस्टम है, एक महिला एक पुरुष के बीच का जो अंतर है, इसको बाइनरी ढांचे को चुनौती दी और कहा कि जेंडर को केवल पुरुष और महिला के रूप में ही क्यों देखा जाए, क्यों सामाजिक प्रदर्शन के आधार पर ही क्यों देखा जाए। यही कारण है कि इन्होंने आगे जाकर बाइनरी सिस्टम को चुनौती दी और ट्रांसजेंडर, नॉन ट्रांसजेंडर, ठीक है, इस प्रकार की कई सारी अवधारणाओं का समर्थन भी किया जूडिथ बटलर ने। फिर आते हैं एने ऑकली। एने ऑकली की बड़ी फेमस किताब है, याद रखिएगा, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। 1972 में किताब आई। इस किताब में इन्होंने सेक्स और जेंडर के बीच में जो डिफरेंस अंतर किया, वो अंतर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले तो एने ऑकली की किताब का नाम मालूम होना चाहिए, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। कब आई थी? 1972 में आई। इस किताब में इन्होंने सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। वो अंतर क्या है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे आपके सामने दिख रहा होगा वो डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात हम करें तो सेक्स जैविक आधार पर होता है। ठीक है, एक महिला का शरीर अलग होता है, एक पुरुष का शरीर अलग होता है जैविक आधार पर, यह हुआ सेक्स। लेकिन जब सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर तय किया जाता है कि ये काम पुरुष करेंगे, ये काम महिलाएं करेंगी। ठीक है, लाल पीला रंग, जो पिंक कलर है वो लड़कियों का फेमस होता है, लड़कियों का पसंद होता है, और ब्लू कलर लड़कों का पसंद होता है। ये जो समाज तय कर रहा है, सामाजिक आधार पर निर्मित हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, ये कहलाता है जेंडर। ठीक है, सेक्स जो होता है वो जन्म से निर्धारित होता है कि आप महिला के शरीर के रूप में पैदा हुए हैं या पुरुष के अंग लेकर, या पुरुष के शारीरिक लक्षण लेकर पैदा हुए हैं, ये जन्म से डिसाइड होता है।
लेकिन जेंडर समाज और संस्कृति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, भूमिकाओं के द्वारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा, मापदंडों के द्वारा निर्धारित होता है। जो सेक्स होता है वो चीजों को पुरुष या स्त्री के रूप में बांटता है, ये सीधी सी बात है। लेकिन जेंडर जो होता है वो फेमिनिस्ट या मेलिनिस्ट के रूप में बांटता है कि पुरुषत्व है, ये स्त्रीत्व के गुण है। ये जो गुण आधार पर बांटा गया है, ये जेंडर कहलाता है। सेक्स जो होता है ये स्थायी होता है, इसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। एक पुरुष पुरुष है, एक महिला महिला है। जैविक आधार पर दोनों स्पष्ट है और जैविक आधार पर कोई अंतर नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, जेंडर के बेसिस पर अंतर आता है भूमिकाओं को लेकर। एक समय आप देखिए महिलाओं की भूमिका क्या होती थी, घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, ठीक है, बच्चों का पालन पोषण करना। अब भूमिकाएं बदल गई हैं। अब महिलाएं बाहर जाकर काम कर रही हैं, सेना में, आर्मी में शामिल हो रही हैं, पायलट बन रही हैं। यानी अभी तक जो भूमिकाएं समाज ने डिसाइड की थी, उन भूमिकाओं में परिवर्तन आ रहा है। यानी जेंडर की जो अवधारणा होती है परिवर्तनशील होती है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, सेक्स की अवधारणा स्थायी होती है क्योंकि वो जैविक आधार पर होती है। ये जो डिफरेंस किया है एन ए ऑकली ने, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972 में जो किताब आई, उस आधार पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया। क्लियर यहां तक? अब बात आता है, समस्या पैदा होती है 1960 के बाद। 1960 के बाद हम देखते हैं कि जेंडर का जो कॉन्सेप्ट था, इस पर कहीं ना कहीं आपत्ति उठने लगी। क्यों? क्योंकि जूडिथ बटलर जैसे समाजशास्त्री उभर कर सामने आए, जिन्होंने स्पष्ट किया कि समाज को लैंगिक आधार पर या जेंडर के बेसिस पर महिला और पुरुष के अलावा भी और भी कुछ सोचना चाहिए। यानी बाइनरी जो कॉन्सेप्ट था कि एक समाज में केवल महिला और पुरुष होते हैं, समाज केवल दो लैंगिक आधार पर बटा होता है, दो ही जेंडर होते हैं, इसको चुनौती दी जाने लगी। और यहीं से उभर कर सामने आया एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं जेंडर स्पेक्ट्रम, यानी लिंग स्पेक्ट्रम। तो जेंडर स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको समझ लीजिए। पहले क्या था? पहले जेंडर को केवल दो श्रेणियों में बांटा गया था, मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसी में विभाजित किया गया था। इसी को कहा जाता था बाइनरी सिस्टम, द्वैध प्रणाली। लेकिन फिर क्या हुआ? क्योंकि जैविक आधार पर तय होता था, भाई स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन 1950 के 60 में हम जानते हैं कि जो जेंडर का कॉन्सेप्ट था वो जैविक आधार से हटकर सामाजिक आधार पर तय होने लगा। यही कारण है कि जब शरीर की रचना के आधार पर यही डिफरेंस माना जाता था कि एक पुरुष होता है, एक महिला होती है। लेकिन जब समाज की समझ बढ़ने लगी कि लिंग केवल जैविक आधार पर तय नहीं होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी तय होता है, तो अब जेंडर के केवल दो फॉर्म नहीं रह गए। अभी तक तो जैविक आधार पर हो रहा था, तो एक महिला है, एक पुरुष है। लेकिन अब यह अंतर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 1950-60 के दशक में जैविक आधार को चुनौती दी गई और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को मान्यता दी गई। इस आधार पर क्या हुआ? इस आधार पर कई सारे स्पेक्ट्रम उभर कर सामने आए। यानी अब समाज में जो जेंडर के आधार पर स्पेक्ट्रम है, बाइनरी सिस्टम को कहीं ना कहीं अब हटा दिया गया। बाइनरी सिस्टम के आधार पर जो स्त्री और पुरुष का जो अंतर था, उसके स्थान पर कई सारे स्पेक्ट्रम उभर कर सामने आ गए। जैसे हम कहते हैं पुरुष, पहला स्पेक्ट्रम का पहला क्या है? मेल, यानी पारंपरिक रूप से जिन्हें पुरुष की पहचान से जोड़ा जाता है। दूसरे होती हैं स्त्रियां, जिन्हें पारंपरिक रूप से स्त्री पहचान से जोड़ा जाता है, ठीक है, जिनकी पहचान होती है फीमेल। फिर आते हैं ट्रांसजेंडर, वे व्यक्ति जिनकी लिंग की पहचान जन्म के समय निर्धारित नहीं होती, यानी जन्म के समय जो उन्हें जेंडर मिला है उससे उनकी पहचान डिफाइन नहीं हो पाती है। यानी पैदा हुए हैं पुरुष के रूप में, लेकिन महिला के रूप में उनका स्वभाव उभर कर सामने आ रहा है। यानी उनकी पहचान का संकट खड़ा हो गया है। यानी जो उनको पहचान मिली है, ठीक है, उनके लिंग से मेल नहीं खाती, उनके सेक्स से उनकी पहचान मेल नहीं खाती। इसे कहा गया थर्ड स्पेक्ट्रम, जिसे कहा गया ट्रांसजेंडर। ठीक है। चौथे आते हैं नॉन बाइनरी, यानी जो स्वयं को ना तो पूरी तरह से पुरुष मानते हैं, ना तो पूरी तरह से स्त्री मानते हैं, जो ना तो अपने आप को पूर्णतः पुरुष मानते हो, ना तो पूर्णतः स्त्री मानते हैं। इसे कहा गया नॉन बाइनरी। फिर कहा गया जेड फ्लूइड। जेड फ्लूइड क्या होता है? जेंडर फ्लूइड क्या होता है? जिनकी लिंग पहचान समय और परिस्थिति के अनुसार क्या हो जाती है? बदल जाती है। महिला के साथ पुरुष की तरह व्यवहार करते हैं, पुरुषों के समय महिलाओं की तरह व्यवहार करते हैं, यानी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। इसे कहा गया जेंडर फ्लूइड। फिर आया ए जेंडर। ए जेंडर एक नया स्पेक्ट्रम आया, जिसमें कहा गया जो स्वयं को किसी लिंग से नहीं जोड़ते, ना तो अपने आप को महिला मानते हैं, ना तो अपने आप को पुरुष मानते हैं। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आए हैं जब से जेंडर स्पेक्ट्रम की बात उभर कर सामने आई है। क्लियर हुआ? तो जेंडर स्पेक्ट्रम का जो विचार है वो जूडिथ बटलर के विचारों से उभर कर सामने आया, जिन्होंने बाइनरी सिस्टम की आलोचना करी थी। तो अभी तक तो जैविक आधार पर बाइनरी सिस्टम चल रहा था, एक महिला और एक पुरुष के बीच का अंतर स्पष्ट था लैंगिक आधार पर, जैविक आधार पर। लेकिन बाइनरी सिस्टम की आलोचना के बाद बाइनरी सिस्टम को
समाप्त करके कई प्रकार के जेंडर स्पेक्ट्रम क्रिएट किए गए और उससे उभर कर इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं कि भाई जेंडर फ्लूइड का क्या मतलब होता है, ए जेंडर का मतलब क्या होता है, ठीक है, नॉन बाइनरी का मतलब क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किसकी बात, ये हो गई जेंडर का कॉन्सेप्ट। तो स्पष्ट हो गया कि जेंडर का मतलब क्या है। जेंडर का मतलब जैविक आधार पर अंतर नहीं है बल्कि सामाजिक आधार पर अंतर है। तो बायोलॉजिकल बेसिस पर या जैविक आधार पर जो अंतर होता है उसे सेक्स कहा जाता है, जेंडर नहीं कहा जाता। जेंडर समाज के द्वारा तय होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा आपको जो भूमिकाएं सिखाई जाती हैं उससे आपका जेंडर तय होता है, ना कि बायोलॉजिकल बेसिस पर। और बायोलॉजिकल बेसिस पर जब नहीं होता है और समाजीकरण के द्वारा कुछ सिखाकर आपको जेंडर तय किया जाता है, इसलिए इसमें बदलाव भी संभव होता है। और सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है, एन ए ऑकली की सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी नामक किताब में हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं अगला टॉपिक है सेक्सुअलिटी के बारे में, यानी लैंगिकता के बारे में। अब यहां से जो शब्द आता है सेक्सुअलिटी, ये होता क्या है, पहले इसको समझिए। ठीक है, इसे सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक अवधारणा है अपने आप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे याद रखिए सेक्सुअलिटी का मतलब है कि आप कैसा बिहेव करते हैं, आपका जेंडर क्या है और आप अपने जेंडर को किस प्रकार से बिहेव करते हैं, उससे तय होती है आपकी सेक्सुअलिटी यानी लैंगिकता। यानी आपकी यौन पहचान क्या है, आप किस रूप में अपने आप को देखते हैं। आपने देखा होगा बहुत से पुरुष हैं लेकिन वो महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, बहुत से महिलाएं हैं लेकिन वो पुरुषों के कपड़े पहनती हैं। यानी उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो किस रूप में अपने आप को समाज में प्रदर्शित करते हैं, इससे तय होती है आपकी सेक्सुअलिटी, आपकी लैंगिकता। यानी लैंगिकता आपकी यौन पहचान, आपकी यौन व्यवहार, आपकी यौन अभिन्यास, आपकी यौन अभिव्यक्ति के अनुसार तय होती है। ऐसा नहीं है कि आप पुरुष समाज में पैदा हुए हैं, पुरुष जैविक आधार पर आप पुरुष हैं, लेकिन समाज में आप अपनी अभिव्यक्ति किस रूप में कर रहे हैं, आपकी सेक्सुअल एक्सप्रेशन कैसा है, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है, आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, इस आधार पर तय होती है आपकी लैंगिकता। आपने देखा कि आजकल रील का दौर है, बहुत से लोग देखिएगा महिलाओं के कपड़े पहनते हैं, महिलाओं की तरह मेकअप करते हैं और समाज में महिलाओं की तरह ही जीते हैं, लेकिन है वो पुरुष। इसका मतलब उनकी सेक्सुअलिटी कहीं ना कहीं महिलाओं से मेल खाती है। बहुत सी लड़कियां हैं लेकिन लड़कों के ग्रुप में रहती हैं, लड़कों की तरह कपड़े पहनती हैं, लड़कों की तरह ही बाल रखती हैं, उन्हें फैशन से दूर रहती है और लड़कों की तरह रफ टफ जीवन जीती हैं। यानी उनका जन्म तो हुआ लड़की की तरह, लेकिन उनकी जो पहचान बन रही है वो उनकी सेक्सुअलिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो लड़कों की तरह अपने आप को व्यवहार प्रदर्शित कर रही हैं। इसका मतलब सेक्सुअलिटी का मतलब क्या हुआ? सेक्सुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप कौन से जेंडर में पैदा हुए हैं या कौन से सेक्स में पैदा हुए हैं, आप महिला हैं कि पुरुष हैं कि ट्रांसजेंडर हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है, आपका सेक्सुअल एक्सप्रेशन क्या है, आप किस प्रकार की सेक्सुअल आइडेंटिटी को फॉलो करती हैं, ये होती है आपकी लैंगिकता। इसका मतलब लैंगिकता का जैविक या शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है कि हमारा सेक्सुअल रिलेशन किससे है और हमारी जैविक आधार पर हमारी पहचान क्या है, नहीं, बल्कि हम क्या मानते हैं अपने आप को और हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार के लोगों से हमारा उठना बैठना है, हम किस लिंग के प्रति आकर्षण रखते हैं, ये हमारा जो एक्सप्रेशन होता है यही होती है लैंगिकता। ठीक है, इसी से हमारी भावनाएं, इसी से हमारी इच्छाएं निर्धारित होती हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब आते हैं सेक्सुअलिटी की पहचान। सेक्सुअलिटी क्या बताती है? पहली बात तो सेक्सुअलिटी व्यक्ति की जैविक संरचना, ऑर्गन, हार्मोन्स और मनोवैज्ञानिक इच्छाओं, आकर्षण दोनों से जुड़ी होती है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो पुरुष में पैदा हुए हैं या पुरुष के शरीर के रूप में जन्म लिया है, लेकिन उनके जो हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा जेनेटिक कोड के बारे में, ठीक है? तो आपने क्रोमोसोम पढ़ा होगा। सामान्यतः 46 प्रकार के 46 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं या जोड़ी में होते हैं 46 46 होते हैं। लेकिन कभी-कभी 47 हो जाते हैं, 45 रह जाते हैं। तो आपने सुना ही होगा XX होता है, XX यानी लड़कियां, XY यानी लड़के। लेकिन कभी-कभी क्या होता है डबल XY हो गया, यानी एक क्रोमोसोम बढ़ गया। तो होगा पुरुषों वाला लक्षण, लेकिन होगा इस लड़की का जन्म, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों के लक्षण भी दिखाई देंगे। तो ये तो बात हो गई जैविक आधार पर, यानी जैविक और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक आकर्षण, इच्छाओं के आधार पर भी हमारी सेक्सुअलिटी तय होती है। यानी हमारे ऑर्गन्स का भी इसमें रोल होता है, हमारे हार्मोन्स का भी इसमें रोल होता है, हमारी फीलिंग का भी इसमें रोल होता है। इसे कहते हैं लैंगिकता। ठीक है, दूसरा, लैंगिकता कोई प्राकृतिक नहीं होती बल्कि समाज और संस्कृति के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जिससे हम कहते हैं ना, बचपन में से बच्चों को हमेशा लड़कों को लड़कों के ग्रुप में रखा जाता है, लड़कियों को लड़कियों के ग्रुप में रखा जाता है। अगर किसी लड़के का जन्म हो
और उसे बचपन से ही लड़कियों के ग्रुप में रखा जाए, तो वो भी कहीं न कहीं वैसा ही फैशन करेगा, वैसे ही कपड़े पसंद करने लगेगा। क्यों? क्योंकि समाज ने उसकी भूमिका को तय कर दिया। क्यों? इसका मतलब सेक्सुअलिटी केवल आपके जैविक आधार पर तय नहीं होती है, नेचुरल बेसिस पे तय नहीं होती है। आपका पालन-पोषण कैसे किया गया, आपका समाजीकरण कैसे किया गया, समाज ने आपको भूमिकाएँ कैसे तय की हैं, समाज में आपको किस प्रकार की भूमिकाओं में रखा है, इससे तय होता है हमारी सेक्सुअलिटी। इसका मतलब हम कैसा व्यवहार करेंगे, कौन-सा व्यवहार सही है, कौन-सा व्यवहार गलत है, ये समाज तय करता है। यानी समाज हमारी सेक्सुअलिटी का निर्धारण करता है। क्लियर है? इसी कारण से बच्चों को बचपन लड़के अगर लड़का पैदा हो जाए, तो लड़के को बचपन से क्या होता है, उसे खिलौने किस प्रकार के दिए जाते हैं, उसे डॉल नहीं दी जाती है लड़कों को, उसको बंदूक दी जाती है, उसको गाड़ी दी जाती है, उसको बुलडोज़र छोटा वाला जो कंस्ट्रक्शन साइट वाला काम होता है, उसे डॉक्टर किट दी जाती है। लड़कियों को किचन सेट दिया जाता है, लड़कियों को डॉल सेट दिया जाता है, ताकि समाज तय बचपन से ही तय करता है, ताकि आपकी सेक्सुअलिटी का निर्धारण बचपन से ही कर दिया जाता है, ताकि बड़े होकर आपकी सेक्सुअलिटी की जो आइडेंटिटी है, उसमें कोई क्राइसिस खड़ा ना हो जाए। क्लियर है? इसका मतलब सेक्सुअलिटी किससे तय होती है? नेचुरल बेसिस नहीं होती है। समाज मानक तय करता है, क्या व्यवहार अच्छा है, क्या व्यवहार बुरा है। मान लीजिए 5 या 6 साल का लड़का है, तो 5 या 6 साल का लड़का अपनी ही बहन के कपड़े पहनकर शहर में घूमने लगे। उसको बाज़ार जाते समय वो अपनी लड़की बहन के कपड़े पहनकर बाहर जाए, तो उसकी फिर भविष्य में आने वाले वर्षों में उसकी सेक्सुअली आइडेंटिटी कहीं न कहीं क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या कपड़े उसके लिए हैं, क्या नहीं है। यही कारण है कि समाज पहले से तय करता है क्या सही है, क्या गलत है। इसका मतलब जेंडर आपकी सेक्सुअलिटी कौन डिसाइड करता है? समाज के द्वारा तय होती है, नेचुरल बेसिस पे तय नहीं होती है। इसके अलावा लैंगिकता व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान का भी हिस्सा होती है। सेक्सुअलिटी के बेसिस पे व्यक्ति अपनी पहचान को स्पष्ट करता है कि वो क्या है, वो क्या महसूस करता है, उसे किस प्रकार के लोगों से उठना बैठना पसंद है, उसे किस प्रकार के लिंग के प्रति आकर्षण होगा, ये सेक्सुअलिटी की बेसिस पे तय होता है। ठीक है? इसके अलावा देखिए लैंगिकता केवल शारीरिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि प्रेम, आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा भी होता है। वो केवल एक प्रकार का आकर्षण नहीं है कि महिला का पुरुष के प्रति या पुरुष का महिला के प्रति, बल्कि फीलिंग कैसी है, प्रेम कैसा है, आत्मीयता कैसी है, इससे भी कहीं न कहीं असर पड़ता है हमारी सेक्सुअलिटी पर। देखिए इसके अलावा हर संस्कृति में लैंगिकता की समझ, मापदंड, स्वीकार्यता अलग-अलग होती है। जैसे आप देखेंगे कुछ समाजों में, कुछ देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी हुई है। तो क्या भारत ने दी है? भारत ने ये मान्यता अभी तक नहीं दी है। यानी यही कारण है कि समाज की मान्यताएं अलग-अलग होती हैं। आपने नाम सुना होगा एलन ट्यूरिंग का। एलन ट्यूरिंग जिन्होंने ठीक है जापान की जो माफ कीजिएगा जर्मनी की जो एग्निमा का था मशीन था उसको कोड को तोड़ा था और कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर को जिताने में एलन ट्यूरिंग का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन 1954-55 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो गे थे और उस समय गे होना या समलैंगिक होना ठीक है अपराध माना जाता था। लेकिन वर्तमान में आप देखिए टॉम के जो टिम कुक हैं, एप्पल के सीईओ हैं, उन्होंने अपने आप को स्वाभाविक रूप से घोषणा करी कि वो लेस्बी आपके गे हैं, यानी समलैंगिक हैं। यानी एक समय जो इतना बड़ा वैज्ञानिक था, उसको सुसाइड करना पड़ा क्योंकि समाज उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो समाज रूपी अपराध माना जा रहा था। लेकिन आज अपराध नहीं माना जा रहा। इसका मतलब सेक्सुअलिटी की जो समझ होती है, मापदंड होते हैं, स्वीकार्यता होती है, वो समय के अनुसार बदल जाती है, समाज के अनुसार बदल जाती है। याद रखिए। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि भारत में क्या लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा माना जाता है? क्या समलैंगिक विवाहों को मान्यता मिली है? नहीं मिली है, लेकिन पश्चिमी समाजों में मान्यता मिली हुई है। इसका मतलब लैंगिकता समाज, समाज के मापदंड, मूल्यों और समाज की परंपराओं के अनुसार तय होती है, ना कि नेचुरल बेसिस पर। इसके अलावा मिशेल फूको ये कहते हैं, याद रखिएगा मिशेल फूको हमने पढ़ा ही है यूनिट नंबर 1 में। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, मिशेल फूको ये कहते हैं कि सेक्सुअलिटी का प्रयोग किया जाता है समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा। राज्य आपकी लैंगिकता का प्रयोग नियंत्रण अनुशासन के माध्यम के रूप में करता है। जैसे महिलाओं की यौनिकता को निर्धारित किया जाता है प्रसवतात्मक नियम मर्यादा के द्वारा। यानी एक महिला कितनी संतान पैदा कर सकती है, महिला क्या कर सकती है, महिला को किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। यानी आपकी सेक्सुअलिटी पर मिशेल फूको के अनुसार राज्य का, समाज का नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है। आप जैसे एक पुरुष है मान लीजिए, वो महिला के कपड़े पहन के बाजार में निकले, तो क्या समाज एक्सेप्ट करेगा? नहीं, आसपास की पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी आपको। इसी प्रकार महिला भी पुरुषों की तरह व्यवहार करने लगे या उसी की तरह कपड़े पहन कर उसी तरह चलने लगे,
तो समाज स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि समाज का जो सत्तात्मक सोच होती है, राज्य का जो नियंत्रण होता है, वो चाहता है कि आपकी जो सेक्सुअलिटी है उस पर उसका कंट्रोल बना रहता है और वो तय करता है कि आप कैसे कपड़े पहनेंगे, किससे शादी करेंगे, किस प्रकार का विवाह करेंगे, किस प्रकार के विवाह की अनुमति होगी, कितनी संतान पैदा करेंगे। ये मिशेल फुको का कहना यही है कि लैंगिकता पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, लैंगिकता पर राज्य का, समाज का नियंत्रण होता है। इसके अलावा लैंगिकता से जुड़े जो व्यवहार होते हैं उसको लेकर कानूनी मान्यताएं भी निर्धारित होती हैं। एक समय आप देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के समय, ब्रिटिश शासन के समय देखिए धारा 377 के तहत अपराध माना जाता था, लेकिन वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। यानी कानून भी तय करता है कि आपकी लैंगिकता क्या होगी। तो एक समय ब्रिटिश शासन के समय धारा 377 का इस्तेमाल समलैंगिकता को अपराध बनाने के लिए किया गया था और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लैंगिकता अपराध से, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यानी कानून के द्वारा भी लैंगिकता को तय किया जाता है, मानक तय किए जाते हैं। इसके अलावा लैंगिकता केवल पुरुष या स्त्री तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ट्रांसजेंडर, समलैंगिकता, गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल जैसी कई सारे रूपों में उभर कर भी सामने आती है। यानी लैंगिकता का केवल दो ही स्वरूप नहीं है कि स्त्री और पुरुष, बल्कि ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्यूअर कई इस प्रकार के रूप में ही उभर कर सामने आती है लैंगिकता। तो ये लैंगिकता की विशेषताएं हैं, सेक्सुअलिटी की विशेषताएं हैं। अब लैंगिकता से जुड़ा एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे काफी समय से प्रचलित है और कई सारी परीक्षाओं में जिसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्यूअर। याद रखिए क्या कहते हैं? क्यूअर। ये सिद्धांत उभर कर सामने आया 1990 के दशक में। ठीक है। नारीवादी सिद्धांत, उत्तर संरचनावादियों, समलैंगिक अपराध अध्ययन करने वाले, समलैंगिकता पर अध्ययन करने वाले विचारकों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत को प्रमुख रूप से जोर शोर से प्रदर्शित किया गया। ठीक है। अब क्योर होता क्या है? तो क्योर शब्द को पहले समझिए। क्योर शब्द का पहले अपमानजनक अर्थों में प्रयोग होता था क्योंकि इसे अजीबोगरीब माना जाता था, असामान्य माना जाता था। लेकिन वर्तमान में क्योर शब्द को गौरव की तरफ, प्राइड की तरफ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये क्योर मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए पहले। ठीक है। क्योर का मतलब ये होता है कि भाई जो लैंगिकता की एक स्पेक्ट्रम के रूप में थी, अभी तक हम देखते ना बाइनरी सिस्टम था कि एक महिला है या पुरुष है, इसके अलावा जो भी होंगे उन्हें अजीब माना जाएगा, उन्हें असामान्य माना जाएगा, उन्हें क्योर कहा जाएगा। और इस क्योर को एक अपराध की तरह, इसे कहीं ना कहीं सामाजिक कलंक की तरह देखा जाता था। यानी जो लोग पुरुष और महिला के रूप में नहीं है, बल्कि अलग रूप में पैदा हुए हैं या अलग रूप से अपनी पहचान रखते हैं, उन्हें एक अपराधी की तरह देखा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसे प्राइड की तरह देखा जाता है क्योंकि सरकारों ने, दुनिया के बहुत से समाजों ने, देशों ने कानून के द्वारा इस क्योर को मान्यता दी है। ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति की पहचान को स्त्री या पुरुष के रूप में या सामान्य असामान्य के रूप में मत बांटिए, जेंडर ट्रांसजेंडर के रूप में मत बांटिए। इसका ये कहीं ना कहीं इस विचार का ये उल्लंघन करता है या आलोचना करता है। यानी समाज अभी तक किसी भी नागरिक को पुरुष या स्त्री के रूप में ही बांटता आ रहा था। उस बाइनरी सिस्टम की आलोचना करता है क्योर सिद्धांत। और क्योर सिद्धांत के यहाँ पे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं वो कौन है? इव सेज्विक। इव सेज्विक नाम की जो व्यक्ति हैं, इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखी बिटवीन मैन और एक और किताब लिखी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द कॉलसेट। तो ये दोनों किताबों के नाम आपको याद होने चाहिए। इव सेज्विक की किताब का नाम है। इन दोनों किताबों में इन्होंने स्पष्ट किया कि भाई जो लैंगिक विविधता है और समाज का जो दोहरा मापदंड है, इसकी आलोचना करी। यानी बाइनरी सिस्टम की आलोचना करी और कहा कि समाज को महिला और पुरुषों के अलावा भी मान्यता देनी चाहिए नागरिकों को। यानी नागरिक को केवल समाज पुरुष और महिला के रूप में ना देखे, बल्कि उनकी जो लैंगिकता है, सेक्सुअलिटी है, जो उनकी पहचान है, उस रूप को भी मान्यता दी जानी चाहिए। और यहीं से उभर कर सामने आता है क्योर सिद्धांत। ठीक है। अब क्योर सिद्धांत ने क्या क्या बिंदु रखे हैं उसको भी समझ लीजिए। पहली बात तो क्योर सिद्धांत केवल पुरुष या स्त्री आकर्षण तक सीमित नहीं है। यानी केवल समाज में स्त्री या पुरुषों के विभाजन को मानना या पुरुषों के या स्त्रियों के प्रति आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पहचान अभिव्यक्ति को भी शामिल करता है। यानी एक व्यक्ति पुरुष है लेकिन वो केवल महिला के प्रति आकर्षण है, उस आकर्षण के आधार पर ना देखा जाए। ठीक है। इसको अलग अलग आकर्षण संदर्भों में समझा जाना चाहिए। यानी समाज को केवल लैंगिक आधार पर, जैविक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जो किया गया है उस बेसिस पर चीजों को नहीं देखना चाहिए। यानी एक व्यक्ति, एक पुरुष है तो हो सकता है पुरुषों के प्रति भी लगाव रख सकता है, उसे केवल महिलाओं के प्रति ही लगाव रखना चाहिए,
इस बाध्यता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए सेक्सुअलिटी को। यही कारण है कि और उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, नई आपके नॉन बाइनरी, समलैंगिकता को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा क्योर सिद्धांत क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई स्थायी या जन्मजात लैंगिक पहचान नहीं होती है, बल्कि पहचान समय, परिस्थिति, अनुभव के अनुसार बदल सकती है। इसलिए इसे कोई स्थायी पहचान नहीं है कि व्यक्ति पुरुषों की तरह पैदा हुआ है या एक व्यक्ति महिला की तरह पैदा हुआ है तो हमेशा महिला की तरह ही रहेगा। ये पहचान समय, स्थान और अनुभव के अनुसार बदल सकती है। इस बात का समर्थन करता है क्योर सिद्धांत। इसके अलावा समाज जो कुछ सामान्य मानता है स्त्री और पुरुष, ठीक है, उस पर ही आलोचना करता है, उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है क्योर सिद्धांत। कि समाज कौन होता है तय करने वाला? कि समाज केवल दो ही भागों में कैसे बटा हो सकता है? ये पुरुष हो, ये महिला है। भाई समलैंगिक भी हो सकता है, नॉन बाइनरी भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, वो कहाँ जाएंगे? तो समाज केवल दो को ही मान्यता क्यों देता है बाइनरी सिस्टम में? इस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कौन? क्योर सिद्धांत। इसके अलावा क्योर सिद्धांत ये भी कहता है कि भाषा और सामाजिक विमर्श डिस्कोर्स तय करते हैं कि कौन सही है, कौन असामान्य है। समाज तय नहीं करेगा, समाज में हमेशा डिस्कोर्स, पब्लिक डिस्कोर्स चेंज होता रहता है। आपने पढ़ा होगा डेरिडा के बारे में, मिशेल फूको ने भी ये विचार रखा था, डेरिडा ने भी यही कहा था कि सत्य कोई स्थायी नहीं होता, समझ कोई स्थायी नहीं होती, हमेशा बदलती रहती है समय के अनुसार। पब्लिक डिस्कोर्स हमेशा परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। और क्योर सिद्धांत भी यही कहता है कि पब्लिक डिस्कोर्स हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए स्थायी पहचान को ज्यादा महत्व मत दीजिए। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी यौन पहचान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति मान लीजिए पुरुष है और वो पुरुषों के प्रति आकर्षण लगता है तो उसके आकर्षण को समर्थन मिलना चाहिए, उसकी पहचान को मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है, उसे अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। समाज को विविध लैंगिक पहचानों का समान सम्मान और समानता के साथ व्यवहार करना चाहिए। आप देखते होंगे कई बार प्रकार की परेड निकलती है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की बात उठने लगती है। कई बार कई समाज में लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, इस प्रकार के जो कैटेगरी हैं इनको मान्यता देने की, इनको सम्मान देने की बात उठने लगती है। और इसी संदर्भ में 2019 में संसद ने कानून भी पारित किया। भारत सरकार ने अभी तक समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अलग अलग कैटेगरियां हैं, जो सेक्शन क्योर है, एलजीबीटीक्यू कहते हैं जिसे हम, इसको मान्यता जरूर दी है 2019 के अधिनियम के द्वारा। यो क्योर सिद्धांत भी इसी बात की समर्थन करता है कि केवल आप स्त्री और पुरुषों को मान्यता मत दीजिए, बल्कि अलग अलग कैटेगरी जो है उनको भी मान्यता दीजिए, उनके साथ भी समानता का व्यवहार कीजिए। यही है क्योर सिद्धांत की मान्यताएं। ठीक है, अब इसका मतलब क्योर सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो पहली बात तो क्योर सिद्धांत क्या चाहता है कि लैंगिक जो डाइवर्सिटी है इसको स्वीकार कीजिए। डाइवर्सिटी में आपने स्वीकार ही नहीं करी, समाज ने तो हमेशा आज तक महिला और पुरुष को ही स्वीकार किया है। जो ट्रांसजेंडर हैं, लेस्बियन हैं, गे हैं, एलजीबीटीक्यू हैं, उनको तो आपने कभी समाज में स्वीकार ही नहीं किया। तो इस डाइवर्सिटी को पहले तो मान्यता दीजिए, ये कहता है क्योर सिद्धांत। दूसरा, सामान्य बनाम असामान्य की जो धारणा है इसको समाप्त कीजिए, यानी जो हमारी तरह नहीं है वो असामान्य है, इस बात को अस्वीकार कीजिए। तीसरा, पितृसत्तात्मक और विषम लैंगिक मापदंडों को चुनौती देना, ये क्योर सिद्धांत का उद्देश्य है। क्योंकि पितृसत्तात्मक सोच में केवल एक पुरुष और एक महिला ही हो सकती है, तीसरा कोई जेंडर नहीं हो सकता समाज में। ये जो सोच रही है पितृसत्तात्मक सोच की, इसको चुनौती देता है क्योर सिद्धांत। और चौथा, लैंगिक पहचान को स्वतंत्र और बहुआयामी रूप में देखिए। लैंगिक पहचान को केवल बाइनरी सिस्टम के रूप में मत देखिए, मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में देखिए। एक महिला समय के साथ महिला भी हो सकती है, वो लेस्बियन भी हो सकती है, वो बाइसेक्सुअल भी हो सकती है। तो अलग अलग संदर्भों में देखा जाना चाहिए। महिला को केवल महिला की तरह या पुरुषों को केवल पुरुषों की तरह मत देखिए, बाइनरी सिस्टम से अलग हटकर देखिए, मल्टी डायमेंशनल फॉर्म में देखिए। ये कहता है कौन? क्योर सिद्धांत। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। तो जेंडर क्या होता है, जेंडर का कॉन्सेप्ट क्या है वो स्पष्ट हो गया। सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है वो स्पष्ट हो गया। और जेंडर स्पेक्ट्रम क्या होता है वो स्पष्ट हो गया। उसी प्रकार सेक्सुअलिटी क्या होती है, सेक्सुअलिटी की क्या विशेषताएं होती हैं, और कहीं ना कहीं जो क्योर सिद्धांत क्या कहता है सेक्सुअलिटी के संदर्भ में, ये भी स्पष्ट हो गया। अब आता है रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी प्रजनन के बारे में। अब यहाँ जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की या प्रजनन की, तो इसे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से नहीं देखना है, इसे सॉरी माफ कीजिएगा, इसे जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, जैसा कि आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ते थे। वहां हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्री दृष्टिकोण से। तो प्रजनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो जैविक दृष्टि से बात करें तो क्या होता है?
जैविक दृष्टि से देखें तो जिसके अनुसार कोई जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता है, उसी को हम प्रजनन कहते हैं। ये हो गया बायोलॉजिकल बेसिस पर या बायोलॉजिकल आपके पर्सपेक्टिव में। लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्या है प्रजनन? प्रजनन केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि समाज में जनसंख्या की संरचना, पारिवारिक संगठन, लिंग संबंध, विवाह, सामाजिक मूल्यों में गहराई से जुड़ी अवधारणा है। तो समाजशास्त्री दृष्टिकोण में रिप्रोडक्शन को, ठीक है, सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए, समाज के स्थायित्व के लिए, नातेदारी के विस्तार के लिए, समाज की निरंतरता के रूप में देखा जाता है। केवल इसे शारीरिक संबंध के रूप में नहीं देखा जाता, क्योंकि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इसे केवल संतान उत्पत्ति के रूप में देखा जाता है और प्रजाति की संख्या को आगे बढ़ाने वाले के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि हमें समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखना है रिप्रोडक्शन को। ठीक है, अब समाज में रिप्रोडक्शन को लेकर क्या क्या नियामक तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहला आता है विवाह संस्था। विवाह संस्था तय करती है कि सामाजिक मान्यता प्रदान करती है रिप्रोडक्शन को। अगर विवाह के बिना कोई प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा है तो समाज उसे मान्यता नहीं देता है, समाज ऐसे उससे उत्पन्न होने वाली संतान को मान्यता नहीं देता है। इसलिए आप हमेशा विवाह के उद्देश्यों में क्या पढ़ते थे? संतान को मान्यता प्रदान करना। सामाजिक मान्यता मिलती है रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होने वाली संतान को विवाह नामक संस्था के माध्यम से। दूसरा परिवार। परिवार संतान का पालन पोषण करता है, समाजीकरण करता है। इसलिए रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होने वाली संतान को परिवार की बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन से जो संतान पैदा होगी उसका समाजीकरण करना, उसे जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाना सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है परिवार। यानी दूसरा नियामक संस्था कौन सी हो गई? परिवार। तीसरा है धर्म और संस्कृति। संतान की संख्या, संतान की वरीयता, ये सब तय करता है कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति के द्वारा। जैसे आपने पढ़ा होगा यज्ञ व्यवस्था के बारे में, आपने पढ़ा होगा ऋण व्यवस्था के बारे में, ठीक है, जिसमें लड़के के जन्म को अनिवार्य माना गया है। यानी पितृ ऋण से मुक्ति तभी होती है जब कोई व्यक्ति संतान जो पैदा करे वो लड़का होना जरूरी है। यानी कई समाजों में देखिए 4 से 5 लड़कियां हो रही हैं, उसके बाद लड़की की चाह अभी बनी हुई है। यानी कहीं ना कहीं संतानोत्पत्ति भी जरूरी मानी गई है और संतानोत्पत्ति में भी लड़के के जन्म को अनिवार्य माना गया है धर्म और संस्कृतियों में। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे पूरे रिप्रोडक्शन सिस्टम को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा राज्य की जनसंख्या नीति, सरकार किस प्रकार से चाहती है, 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, इस प्रकार की जो पॉलिसियां होती हैं, गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना, बढ़ावा देना, बड़े पैमाने पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना, ये कहीं ना कहीं ये भी हमारे रिप्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। तो ये सब वो कारक हैं, ये सब वो संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में प्रजनन दर को और प्रजननता को, ठीक है, डिटरमाइन करती हैं, निर्धारित करती हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आते हैं, ठीक है, नारीवादी विचार क्या है, फेमिनिस्ट थ्योरी क्या है प्रजनन को, रिप्रोडक्शन को लेकर। तो नारीवादियों में सिमोन द बुअर हैं, सूला स्मिथ फॉरेस्टन हैं, सैंड्रा हार्डिंग हैं, इनके विचार काफी अहम हो जाते हैं। इनका कहना यह है कि जो प्रजनन है यानी रिप्रोडक्शन है, ये स्त्री के शरीर पर सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण का प्रतीक माना गया है। यानी महिला के शरीर पर राज्य का और समाज का जो कंट्रोल है, यही है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पर या रिप्रोडक्शन के आधार पर, प्रजननता के आधार पर महिला के शरीर पर राज्य ने और समाज ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। पितृसत्तात्मक समाजों ने स्त्री को प्रजनन की वस्तु बनाकर पेश किया है और उसी की तरह ही उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है। तो पितृसत्तात्मक समाजों ने रिप्रोडक्शन के आधार पर, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या किया, प्रजननता के आधार पर महिला के शरीर पर नियंत्रण कर लिया और उसे प्रजनन की विषय वस्तु बनाकर रख दिया है। एक महिला का काम क्या है? केवल एक परिवार की संख्या बढ़ाना, परिवार की कुल का विस्तार करना, ठीक है, परिवार में केवल संतान पैदा करना, भरण पोषण करना, यहीं तक उसकी भूमिका को सीमित कर दिया है। उसके शरीर पर अपना अधिकार कर लिया और उसके शरीर को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने पर जोर दिया है पितृसत्तात्मक समाजों ने। ये कहते हैं नारीवादी विशेषज्ञ। तो नारीवादी सिद्धांत के अनुसार प्रजननता अधिकारों और शरीर की स्वायत्तता पर बल देते हैं। यानी प्रजनन अधिकारों की बात करते हैं कि एक महिला को अधिकार होना चाहिए कि उसे संतान पैदा करनी है या नहीं करनी है। यानी उसके शरीर पर उसका अधिकार होना चाहिए, उसकी प्रजनन क्षमता पर उसका अधिकार होना चाहिए। इस बात का समर्थन करते हैं कौन? नारीवादी विशेषज्ञ या नारीवादी विचारक। क्लियर यहां तक? अब प्रजननता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक कारक ही तय करते हैं। समाज की बहुत बड़ी मेजर रोल प्ले करता है समाज रिप्रोडक्शन की रेट को या रिप्रोडक्शन को तय करने में।
तो सबसे पहला कारक होता है विवाह की आयु कैसी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को डिसाइड करने वाला सामाजिक कारकों में सबसे पहला है आपके विवाह की आयु। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट कहती है कि भारत में औसतन महिलाओं की जो विवाह आयु होती है वो 22.1 वर्ष है। यानी औसतन 22 वर्ष की महिलाएं भारत में विवाह हो जाता है, 22 वर्ष तक की महिलाओं का। ठीक है, यानी ज्यादातर जो महिलाएं विवाह करती हैं उनकी औसत आयु 22 वर्ष के आसपास होती है। तो ऐसे में ये होता है कि जल्दी विवाह होने पर क्या होता है, प्रजनन काल लंबा चलेगा, स्वाभाविक सी बात है, रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा, ज्यादा संतानें पैदा होंगी। लेकिन अगर विवाह की आयु जितनी कम होगी प्रजनन काल उतना ज्यादा होगा, जितनी देर से विवाह होगा प्रजनन काल उतना ही कम होगा। यानी प्रजनन दर यानी रिप्रोडक्शन रेट और रिप्रोडक्शन पीरियड किस पर डिपेंड करता है, विवाह की आयु पर डिपेंड करता है। यही कारण है कि बाल विवाह को समाप्त किया गया, क्योंकि बाल विवाह होने के चलते आपके रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होता था, इसलिए ज्यादातर महिलाएं 7 से 8 बच्चे पैदा कर रही थी 1960-70 के दशक में भी। लेकिन सरकार ने सबसे पहले फोकस काय पे किया, ठीक है, विवाह आयु को बढ़ाया गया। शारदा एक्ट में याद रखिएगा जो बाल विवाह को प्रतिबंधित करता है उसके स्थान पर सरकार नया कानून लेके आई और 1975-76 की बात देखिएगा, बड़े पैमाने पर लड़कियों की विवाह आयु को बढ़ाया गया और तब से आज भी देखिए 18 साल 21 वर्ष तय किया गया है। अगर इसकी जगह 25 वर्ष को 30 वर्ष कर दिया जाए तो भारत में बहुत तेजी से आबादी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी विवाह की आयु तय करती है कि समाज में रिप्रोडक्शन रेट क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा, एजुकेशन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वें चरण की रिपोर्ट कहती है कि बिना शिक्षित महिलाओं की औसत संतान की संख्या 2.8 है। यानी जो महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं वो गर्भ निरोधक का भी इस्तेमाल नहीं जानती, वो छोटे परिवार सुखी परिवार के महत्व को भी नहीं जानती, वो शिक्षा के महत्व को भी कम समझती हैं। यानी वो केवल अपने शरीर का इस्तेमाल करती हैं और ज्यादा संतानें पैदा करती हैं। वहीं कुछ शिक्षित महिलाएं जो होती हैं उनमें देखिए उनमें प्रजनन दर कितनी होती है, उनका जो प्रजनन काल होता है वो भी छोटा होता है और प्रजनन दर भी 1.6 होती है। यानी वो छोटे परिवार के महत्व को समझती हैं, वो शिक्षा के चलते गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल को समझती हैं, नसबंदी कार्यक्रमों को समझती हैं, परिवार नियोजन को समझ पाती हैं, परिवार के आर्थिक और सामाजिक महत्व को समझ पाती हैं। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी हमारे प्रजनन काल को, प्रजनन दर को निर्धारित करता है, रिप्रोडक्शन रेट को निर्धारित करता है। ठीक है, शिक्षित महिलाओं में परिवार नियोजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भ निरोधकों के प्रति जागरूकता अधिक होती है। शिक्षित महिलाएं देर से विवाह करती हैं, कैरियर पर ध्यान देती हैं, इसलिए संतान की संख्या भी कम होती है, उनका प्रजनन काल भी छोटा हो जाता है। क्लियर है? तो शिक्षा भी कहीं ना कहीं हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को या रिप्रोडक्शन रेट को प्रभावित करती है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर होता है वो है धर्म और परंपराएं। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न धर्मों में अलग अलग अंतर होता है। जैसा देखा होगा आपने, हिंदू महिलाओं में औसत प्रजनन दर कितनी है, 2.1 है, जबकि मुस्लिम महिलाओं में 2.6 है, ईसाई महिलाओं में 1.9 है। क्योंकि हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। भारत में आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का स्तर कम है वहां आज भी लड़के को जन्म को प्राथमिकता मिलती है। तो भारत में बहुत से देखिए हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में ऋणों से मुक्ति के लिए या यज्ञ के लिए, ठीक है, बड़े पैमाने पर लड़के के जन्म को अनिवार्य माना गया है। तो संतानोत्पत्ति में लड़के के जन्म को जब प्राथमिकता दी जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कई परिवारों में देखिएगा 5 या 6 लड़कियां हो गई हैं, उसके बाद लड़का हो रहा है, क्योंकि लड़के की चाह में वो संख्या बढ़ाते जाते हैं। या हम देखते हैं कि बहुत से धर्मों में गर्भ निरोधकों को कहीं ना कहीं धर्म विरोधी माना जाता है, वो संतानोत्पत्ति को ईश्वर की इच्छा के रूप में देखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार नियोजन कार्यक्रमों असफल साबित होते हैं और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को वो नहीं अपनाते हैं। तो धार्मिक मान्यताएं भी कहीं ना कहीं समाज में रिप्रोडक्शन रेट को प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसके अलावा परिवार का प्रकार कैसा है। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो देखिएगा आबादी ज्यादा होती, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि माता पिता को मालूम होता है कि बच्चों का भरण पोषण करने वाले लोग ज्यादा हैं। वहीं अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब पे जाना होता है, वो ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि उनको मालूम है भरण पोषण कौन करेगा। तो फैमिली का साइज कैसा है, ज्वाइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है, इसके आधार पर भी कहीं ना कहीं परिवार रिप्रोडक्शन रेट तय होता है। इसके अलावा लिंग भूमिका और नारी की स्थिति कैसी है।
महिला सशक्तिकरण के चलते क्या हुआ है, महिलाओं के रोजगार में वृद्धि हुई है। याद रखिए, बड़े पैमाने पर महिलाएं भी घर से बाहर निकल काम कर रही हैं। अब कोई महिला बैंक में जॉब करती है, आईटी कंपनी में जॉब करती है, तो क्या 5 या 6 बच्चे पैदा करेगी? तो जॉब कब करेगी? वो कैसे संभालेगी उन बच्चों को? तो यही कारण है कि वो अपना कैरियर बनाने पर ध्यान देती हैं। यही कारण है कि लिंग की भूमिका और नारी की स्थिति कैसी है समाज में, उसको भी डिसाइड होता है। महिला पढ़ी लिखी नहीं है, महिला घर की चार चौखट के भीतर रहती है, तो 5-6 बच्चे भी संभाल लेगी। लेकिन महिला पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, तो एक बच्चे को संभालना भी संभव नहीं है। तो समाज में महिला की स्थिति कैसी है, ठीक है, भूमिका कैसी है, उस पर भी डिसाइड होता है रिप्रोडक्शन रेट। इसके अलावा शहरीकरण और जीवन शैली क्या है? शहरीकरण के चलते क्या हुआ है, प्रजनन दर 1.6 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार, आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, भाई महंगाई बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा बच्चों का भरण पोषण संभव नहीं है, एजुकेशन बहुत महंगी होती है, जीवन शैली काफी महंगी होती है, इसलिए कम लोगों का भरण पोषण हो सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, छोटे परिवार को ज्यादा महत्व मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि एग्रीकल्चर पे आधारित होती है और एग्रीकल्चर में ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, तो इसका ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता ज्यादा होती है, ज्यादा संतानें पैदा की जाती हैं। यही कारण है कि आपके शहरी समाज है कि ग्रामीण समाज है, आपकी जीवन शैली कैसी है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी रोजगार के अवसर कैसे हैं, इससे भी डिसाइड होता है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम या रिप्रोडक्शन रेट। इसके अलावा सामाजिक दबाव और सांस्कृतिक अपेक्षाएं क्या हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पुत्र की वरीयता दी जाती है, सन को प्रेफरेंस मिलती है। यही कारण है कि बहुत से लोग जब तक लड़का पैदा ना हो जाए, लड़कियों की पूरी लाइन लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, दंपत्ति भी कहीं ना कहीं जब तक संतान उत्पत्ति न हो तब तक पुत्र प्राप्त ना हो जाए, तब तक इस दबाव में रहते हैं। तो आज भी परिवारों में, पढ़े लिखे परिवारों में भी पुत्र प्राप्ति पे ज्यादा जोर होता है। पढ़े लिखे लोग भी कहीं ना कहीं संतान की उत्पत्ति में पुत्र पर ज्यादा प्राथमिकता मिलते हैं, सन प्रेफरेंस पे ज्यादा जोर देते हैं। इस कारण से भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन रेट बिगड़ जाता है। ठीक है। ये हो गए किसके विचार, ये हो गए जेंडर को लेकर विचार। ठीक है, ये हो गए बात सेक्सुअलिटी को लेकर और रिप्रोडक्शन को लेकर। अब आते हैं तीनों को लेकर समाजशास्त्रियों के विचार क्या हैं। अब तीनों कॉन्सेप्ट पर विद्वानों के विचार क्या हैं। तो सिमोन द बुअर ने कौन सी किताब लिखी थी, द सेकंड सेक्स लिखी। उन्होंने कौन सा स्टेटमेंट दिया था कि स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती हैं। इसका मतलब उन्होंने जैविक आधार पर जो जेंडर है उसको और सामाजिक आधार पर जेंडर को अंतर स्पष्ट किया था। वैसे तो स्पष्ट किया था सबसे पहले किसने, जॉन मनी ने, और बाद में आके एनी ऑकले ने किताब भी लिखी थी। लेकिन सिमोन द बुअर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जेंडर अलग है और सेक्स अलग होता है। ठीक है। इसके अलावा मिशेल फूको ने कौन सी किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नाम की किताब लिखी। और उसने स्पष्ट किया कि लैंगिकता नेचुरल नहीं होती बल्कि सत्ता और ज्ञान के द्वारा लैंगिक पहचान को निर्धारित किया जाता है। यानी समाज का, राज्य का नियंत्रण हमारी सेक्सुअलिटी को डिसाइड करने में मेजर रोल प्ले करता है। समाज और राज्य तय करता है कि हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, किसके साथ विवाह करेंगे, ये सब कुछ समाज तय करता है। यानी जेंडर की बेसिस पर नहीं हो रहा है, नेचुरल बेसिस पर नहीं हो रहा है सेक्सुअलिटी, बल्कि समाज की भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, समाज, राज, संस्थाएं, चर्च, विद्यालय, ये सब हमारे लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यही कारण है कि रिप्रोडक्शन पॉलिसी जो होती है हमारी, ठीक है, सरकार की नीतियां होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं बायो पावर की तरह काम करती हैं। इस टॉपिक को, बायो पावर क्या होता है, इसके लिए आप यूनिट नंबर 1 में मिशेल फूको को हमने पढ़ाया था, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि हमारे शरीर पर राज्य का नियंत्रण बहुत ज्यादा होता है। हम क्या खाएंगे, कैसे पिएंगे, ठीक है, कितनी शराब पी सकते हैं, किस आयु में शराब पी सकते हैं, ठीक है, हम कौन सा खाना खा सकते हैं, हम कितना खाना खा सकते हैं, हम किस प्रकार का संबंध तय कर सकते हैं, हम किससे विवाह कर सकते हैं, किस एज में विवाह करेंगे, कितनी संतान पैदा कर सकते हैं, सब कुछ राज्य तय करता है। इसी को कहा जाता है बायो पावर। ठीक है, ये मिशेल फूको का विचार है। फिर आते हैं एंथनी गिडिंग्स। इन्होंने किताब लिखी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आपके इंटीमेसी। इन्होंने स्पष्ट किया कि आधुनिक समाज में जो सेक्सुअल रिलेशन है या रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग हो चुके हैं। अब याद रखिए, आपके सेक्सुअल रिलेशन केवल रिप्रोडक्शन के लिए या संतान के लिए या समाज में अपनी प्रजाति की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं होता है, बल्कि केवल आत्मीय और सुख प्राप्त करने के लिए होता है। आधुनिक जो तकनीकें आई हैं, IVF है या गर्भ निरोधक है, इन्होंने रिप्रोडक्शन सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है। यानी अब समाज से ज्यादा टेक्निक का आधार ज्यादा हो चुका है और लोगों की सोच बदल चुकी है सेक्सुअलिटी को लेकर, रिप्रोडक्शन को लेकर। ये स्पष्ट करने का प्रयास किया किसने, एंथनी गिडिंग्स ने। ठीक है, इसके अलावा शूला स्मिथ फायरस्टीन क्या कहती हैं, शूला स्मिथ फायरस्टीन ने किताब लिखी द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। इसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि जैविक प्रजनन, जो बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन होता है, वो स्त्री पुलन का मुख्य कारण माना। यानी जो संतान उत्पत्ति के आधार पर जो प्रजनन किया जाता है महिला के साथ, वो महिला का शोषण है अपने आप में। ठीक है, तकनीक के माध्यम से प्रजनन काल को महिलाओं के शरीर से अलग करने की वकालत की है।
यानी जैसा कि आप देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी आया या कहीं आईवीएफ तकनीक आ चुकी है, ठीक है, इसे कहीं ना कहीं सही मानती हैं या टेक्नोलॉजी को सही मानती हैं कौन? आपके सुलामित फायरस्टाइन। इन्होंने डायलेक्टिक्स सेक्स नाम की किताब लिखी और कहा, ये बड़ा सामान्य सा विचार है, लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महिलाओं का जो प्रजनन दर होती है, महिलाओं की संतानोत्पत्ति के लिए महिला का जो इस्तेमाल है, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो इसकी स्त्रीत्व गुण नहीं है, बल्कि वो समाज के द्वारा उस पर किया गया अत्याचार है। क्लियर? ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा मॉर्गेट मीड ने किताब लिखी सेक्स एंड टेम्परमेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी। अब देखिए कितनी सारी किताबें आ चुकी हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें मॉर्गेट मीड कहते हैं कि विभिन्न समाजों में पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। लिंग आधारित व्यवहार सामाजिक रूप से निर्मित होता है, सोशल जो होती है सोशल कंस्ट्रक्टेड होती है, यानी समाज के द्वारा निर्धारित होता है कि हमारा जेंडर कैसा होगा, हमारी मान्यताएं कैसी होंगी, हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हमारी सेक्सुअलिटी कैसी होगी, हमारा व्यवहार करने का तरीका कैसा होगा, हमारी मान्यताएं कैसी होंगी, सब कुछ समाज ने तय किया हुआ है। यानी आपके जेंडर पर, आपकी सेक्सुअलिटी पर, आपके रिप्रोडक्शन पर सब कुछ सरकार कंट्रोल होता है और सरकार और समाज के द्वारा ही सब कुछ तय होता है। सोसाइटी बड़ी मेजर रोल प्ले करती है, यही कहना है किसका? मार्गरेट मीड का। तो हमारी सामाजिक परिभाषा प्रजनन की परिभाषा है, प्रजनन काल क्या होगा, ठीक है, कौन कितना विवाह कर सकता है, किस एज में शादी कर सकता है, सब कुछ समाज की मान्यताओं के अनुसार तय होता है। यानी चाहे जेंडर का कॉन्सेप्ट की बात हम करें, सेक्सुअलिटी की बात हम करें, चाहे हम रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, सब कुछ समाज के द्वारा तय किया गया है। ये नेचुरल नहीं है, बल्कि सोशल कंस्ट्रक्टिव है अपने आप में। ठीक है, इसके अलावा एन ए ऑकले ने किताब कौन सी लिखी थी? सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस किया कि सेक्स को जैविक आधार पर और जेंडर को सामाजिक आधार पर निर्मित किया गया है। स्त्री की प्रजनन क्षमता को समाज में घरेलू भूमिका और मातृत्व के साथ जोड़कर देखा, यानी स्त्री की जो प्रजनन क्षमता है वो किससे जुड़ी है? वो उसकी घरेलू भूमिका और मातृत्व के साथ जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, और महिलाओं को मदरहुड ट्रैप में फंसा दिया गया है। अब यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया, महिलाओं को मदरहुड ट्रैप में फंसाया गया है। ये स्टेटमेंट किसका है? एन ए ऑकले का स्टेटमेंट है। यानी महिला को मां बनना ही उसकी सबसे बड़ी भूमिका बता दी गई है कि तुम मां बनना ही तुम्हारा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे का पालन पोषण करना, परिवार की देखभाल करना, घर को संभालना ही तुम्हारा सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी मदरहुड के ट्रैप में फंसाकर उसको घर के काम में उलझा दिया गया है। ये कहना है किसका? एन ए ऑकले का। ठीक है, इसके अलावा सिल्विया फेडरिसी क्या कहती हैं? सिल्विया फेडरिसी की किताब का नाम ही पूछा गया, याद रखिएगा। उन्होंने कहा कि प्रजनन को सामाजिक श्रम के रूप में देखा गया है। यानी प्रजनन के आधार पर एक महिला से कहा गया कि तुम संतान उत्पत्ति करो, और पूंजीपति और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर महिलाओं को मुफ्त में वो काम करा रहे हैं। यानी घर संभालना हो, बच्चे का पालन पोषण करना हो, बच्चे को पैदा करना हो, ये सारी जिम्मेदारी महिला को सौंप दी गई और उससे फ्री में सारा काम कराया जा रहा है। उसके लिए बदले उसे कोई डोमेस्टिक या अलग से कोई पैसा नहीं मिलता है। तो घर संभालने के काम को कभी आप काम के रूप में नहीं देखते, कभी श्रम के रूप में नहीं देखते। तो संतान उत्पत्ति हो, घर संभालना हो, घर का पालन पोषण करना हो, बच्चे का पालन पोषण करना हो, भोजन बनाना हो, घरेलू काम करने हो, ये सारे काम मुफ्त में कराए जा रहे हैं। ये कौन कहती हैं? सिल्विया फेडरिसी का कहना यही है। ठीक है, फिर आते हैं टॉलकट पार्सन। इनकी खूब आलोचना होती है नारीवादियों में। इन्होंने कहा कि पुरुषों को इंस्ट्रूमेंटल रोल और महिलाओं को एक्सप्रेसिव रोल में बांटा। उनका कहना यह था कि ये विभाजन जो है समाज को स्थायित्व और कार्यात्मकता के लिए जरूरी है। यानी समाज में जो महिलाओं और पुरुषों के कार्यों का विभाजन किया गया है, वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया है, और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें इन कार्यों को स्वीकार कर लेना चाहिए, वो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन नारीवादियों का कहना यह है कि समाज कौन होता है तय करने वाला? सामाजिक व्यवस्था के लिए कि महिलाओं का शोषण होता रहे, महिलाओं की भूमिकाओं को इस प्रकार से बंद चार दीवारी में क्यों कैद किया गया है? व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी क्या केवल महिलाओं की होती है, पुरुषों की नहीं होती है? इसलिए टॉलकट पार्सन की आलोचना होती है कि आप कौन होते हैं तय बताने वाले, सोसाइटी कौन होती है बताने वाली कि क्या सही है क्या गलत है, हम क्या करेंगे हम क्या नहीं करेंगे। ठीक है, इसी को लेकर आलोचना भी होती है नारीवादियों में टॉलकट पार्सन की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में काफी जटिल है कि जेंडर का, सेक्सुअलिटी का और रिप्रोडक्शन का, और इसे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से पढ़िए, बहुत आसान भाषा में पढ़िए। मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, साउंड में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन इसके नोट्स हमने बना दिए हैं, पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आवाज थोड़ी भारी हरी होगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है इसलिए। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो ये हमारे यूजीसी नेट के यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है। संडे को हमारी यूनिट नंबर 8 पूरी कवर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, एमपीपीएससी के याद रखिएगा सेट का
फॉर्म आ चुके हैं, 25 तारीख से 25 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और एमपी सेट का और यूजीसी नेट का सिलेबस एक जैसा ही, एक समान होता है। आपको मालूम ही होगा किसी भी स्टेट का जो सेट का सिलेबस होता है वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए यूनिट नंबर 8 भी वही होगी जो सेट में होती है। अब सेट का हमारा बैच शुरू हो चुका है 5 अक्टूबर से, हमने शुरू कर दिया था क्योंकि जानकारी तो पहले ही आ चुकी थी, टाइम टेबल पहले ही आ चुका था। 11 जनवरी को आपका एग्जाम है, 15 दिसंबर को हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। 1 तारीख से टेस्ट सीरीज हो रही है, वो टेस्ट सीरीज भी आपको प्राप्त हो जाएगी क्योंकि पेपर तो एक ही होता है, यानी सिलेबस कॉमन है इसलिए, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें एमबीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट के लिए, बिहार पीजीटी के लिए, झारखंड पीजीटी का कोर्स हमारा पूरा कवर हो चुका है। 67 टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं। बिहार पीजीटी का कोर्स हमारा पूरा हो चुका है। यूपी पीजीटी की एग्जाम डेट बढ़ चुकी है, यूपी पीजीटी का सिलेबस पूरा हो चुका है। यूपी पीसीएस का जो डीटीसी की भर्ती आई हुई है, जीटीसी का कोर्स हमारा चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी जीआईसी का सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है, 9 की 9 यूनिट पूरी हो चुकी है। तो जो लोग भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा कवर हो चुका है। तो राजस्थान पीसीएस का सिलेबस भी हमने पूरा कवर करा दिया है, तो सिलेबस हमारे पूरे कवर हो चुके हैं। अभी हमारे 3 बैच चल रहे हैं, यूपी जीटीसी के लिए बैच चल रहा है हमारा, ठीक है, यूजीसी नेट के लिए बैच चल रहा है, और और माफ कीजिएगा एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच चल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। उम्मीद यही है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। साथ में नोटिंग करते जाइएगा, और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है, तो किताबों ने काफी उलझाया हुआ है इस टॉपिक को। तो जो भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाएगा, तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, नंबर लिखा ही हुआ है, याद रखिए, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। एमबीपीएससी की जो माफ कीजिएगा सोशियोलॉजी को लेकर जो भी टेस्ट होते हैं वो फ्री होते हैं हमारे। तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, वो फ्री होते हैं, चाहे आप कोर्स परचेस करें या ना करें, टेस्ट सबके लिए फ्री है हमारे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और, रात को 9 बजे से, आज से रात को 9 बजे से प्रतिदिन, याद रखिएगा, प्रतिदिन रात को 9 बजे 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे यूट्यूब पर, लाइव क्लासेस होगी यूट्यूब पर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा, नोटिफिकेशन आपको पहले ही आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।